नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं पल्लवी शर्मा आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार की तरफ से लाया गया है, लगातार 3 दिन से उस पर सुनवाई चल रही है। और इसी बीच हमारे साथ वक्फ कानून के अगेंस्ट जो चैलेंजिंग पिटिशनर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर महराज हुसैन जी। सर, क्या कुछ अभी चल रहा है अंदर? सुनवाई अभी जारी है। किस तरह का आपको माहौल लग रहा है? किस तरह के अ, एक कह सकते हैं कि किस तरह का जो रवैया है वो सीजीआई का इस पूरे देखिए, मामले में ऐसा है, देखने को सीजीआई इस पूरे मसले पर बहुत गंभीर हैं और पिछले 3 दिनों से आज तीसरा दिन है, मिला? ये जी। सीजीआई इस बात को सुन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इतना समय दे रही है, तो गंभीरता का लेवल आप समझ सकते हैं। अब रही बात जो मीडिया माहौल की चर्चा करता है, तो मुझे ये नहीं लगता कि एक क्रिकेट मैच है जिसमें छक्का लगा तो बड़ी तालियां बजेंगी और आउट हुआ तो दूसरा पक्ष तालियां बजाएगा। ये बड़ा गंभीर विषय है और ये विषय देश के संविधान का विषय है कि देश के संविधान के अनुरूप कानून बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बहुत लेंदी प्रोसेस में गया है और वो पूरी तरीके से इस केस को सुन रहा है और मुझे उम्मीद है कि संविधान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला देगा और एक बड़ा पॉजिटिव फैसला आएगा। जैसे कि देखिए, सीजीआई खन्ना साहब जब पहली बार इस केस को उन्होंने सुना तो फौरन ही जी। उन्होंने जो 3 चीजें थी जिस पर हमारी ज्यादा आपत्ति थी, उसको उन्होंने स्टेटस क्यों कर दिया कि अब इसको अभी यूज नहीं किया जा सकता है। तो अभी सारे सेक्शंस पर डिटेल डिस्कशन चल रहा है और दोनों तरफ से वकील अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फैसला जो है वो संविधान के पक्ष में आएगा। यहाँ पर अभी हमने सुना कल जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी सभी चीजें रखी, दलीलें पेश की। उन्होंने रजिस्ट्रेशन पे एक बड़ा सवाल उठाया। रजिस्ट्रेशन कराना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर इसलिए वो माना जा रहा है, क्योंकि पहले के पेपर्स अनुमान हम लगाते हैं कि नहीं मिल पाते। जैसे अभी भी मैं आपकी वार्तालाप सुन रही थी, तो आप ने भी यही कहा कि नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकल कर सामने आ सकता है? देखिए, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि आपने बचपन में कितने लोगों के हाथ में मोबाइल फोन देखा था आपने, तो शायद आप कहेंगे किसी के हाथ में मैंने नहीं देखा था। तो ऐसे ही जब समय बीतता जाता है किसी चीज को लेके, तो उसके पेपर्स बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, वक्फ की अगर आप बात करें तो सन 1200 से लेके लगातार जो है आज 2025 तक वक्फ की चीजें हैं। तो जो उसमें दो वक्फ बेसिकली जो हमारी आपत्ति की वक्फ बाय यूजर जो है, जी। यानी एक मस्जिद है जो वक्फ के लिए यूज हो रही है जिसपे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो यथास्थिति में रहे। जो 1991 का एक्ट है कि भाई जो धार्मिक स्ट्रक्चर जैसा है वो वैसे ही यथास्थिति में अब छोड़ दिया जाएगा, उस पर चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो अगर आप उसकी आप सवाल उठाते हैं, उसका बात करते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि ये जो है डिस्प्यूटेड हो गई, अब कलेक्टर साहब के पास चली गई, तो आज सिब्बल साहब ने बड़ी अच्छी दलील दी। उसमें मसीह साहब जो हमारी पिटीशन को सुन रहे हैं सीजीआई साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ एक पिटीशन देता है, एक एप्लीकेशन देता है कलेक्टर के यहाँ कि ये जमीन जो है विवादित है, ये इनकी नहीं है। कलेक्टर उसको एड्रेस एड्रेस कर लेता है, तो क्या हुआ, अब वो जमीन वक्फ से बाहर हो गई, जो अभी का फिलहाल कानून है जी। उसके हिसाब से। अब वक्फ से बाहर हो गई जमीन, तो अब हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे लिटिगेशन में। तो हम लिटिगेशन में क्यों जाएं भाई? अगर आपकी जमीन है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है और मैंने उसके खिलाफ एक आपको एप्लीकेशन दे दी कलेक्टर को कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो क्या कलेक्टर पहले आपका नाम हटाएगा कागज से, फिर सुनेगा केस, या पहले केस सुनेगा फिर नाम हटाएगा? दूसरी बात जो इसमें सिब्बल साहब ने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट आज के डिस्कशन में, वो ये कही कि सवाल इस बात का है कि उसका ड्यूरेशन क्या होगा। भाई मान लीजिए कि उसने हटा दिया और फिर हमें बुलाया सुनने के लिए, तो कितना ड्यूरेशन है उस चीज का? भाई 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल? अगर 50 साल उसका ड्यूरेशन है तो जमीन चली गई। 50 साल में मुर्दे आपने दफनाने बंद कर दिए हमारे कब्रिस्तान में। हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को दे भी दी जाए कि लीज पर कि भाई आप 30 साल के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्या मुसलमानों के जो मुर्दे हैं, जो हमारे दादा परदादा वहां दफन है, उनको हम उखाड़ के वहां से ले जाके अपने घर में रख लेंगे? इस बीच ये भी सवाल आया है कि अहम तौर पर जो भी अभी तक रजिस्ट्रेशन के पेपर हो, चाहे किस तरह के भी पेपर हो, वक्फ बोर्ड की भी नाकामी नजर आई है कि उन्होंने इस पर सही से काम नहीं किया है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की दलील पेश होनी चाहिए इसके देखिए, ऊपर? वक्फ बोर्ड हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा हो देश का, वो स्लगिश है। आप एसबीआई में खाता खोलने जाइए और एचडीएफसी में खाता खोलने जाइए, एचडीएफसी में 15 मिनट में खुलता है और एसबीआई में 15 दिन में। तो जहां भी कर्मचारी ये समझ लेता है कि मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता, मुझे हटाया जाता है, तो वहां वो स्लगिश हो जाता है। और यही चीज वक्फ बोर्ड पर भी लागू होती है और वो हर इदारे पे लागू होती है जो सरकारी है। आप किसी भी सरकारी इदारे में जाएंगे तो वहाँ काम धीमे होता है, प्राइवेट जगहों पे तेज होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा काम नहीं करने पे। तो वक्फ बोर्ड के साथ भी वही है कि भाई सरकारी इदारा है, आप एक काम उसे ऑर्डर कर देते हैं, फिर वो करता रहता है, रिपोर्ट लगाता रहता है कि हाँ हम करेंगे। और यही वजह है कि 2013 में डिजिटलाइजेशन जो नया वफा एक्ट आया था कांग्रेस के जमाने में, उसमें शुरू हुआ कि अब इसको कागज में लेके इसको हमें सिंक्रोनाइज करके लिखना है कि भाई ये प्रॉपर्टी है। आज हम 2025 में खड़े हैं, 13 साल हो गए।
अभी सिर्फ एक स्टेट है जो पूरा कर पाई है, बाकी कोई स्टेट पूरा नहीं कर पाई। तो आप इसमें जो है वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को बढ़ाइए, वक्फ जी। बोर्ड में नए कर्मचारियों की भर्ती करिए, लोगों को लाइए जो अहलियत वाले हों, पुराने, जिनको कंप्यूटर आता हो, जिनको डिजिटाइजेशन आता हो, तेज काम होगा, मुझे उम्मीद है। अब रही बात वक्फ बोर्ड की किसी स्पेसिफिक मुतवल्ली की अव्यवस्था की, तो वो तो हर जगह होती है भाई। किसी भी जगह पे आप जाएं, अगर मान लीजिए किसी मंदिर में जाएं और बड़ा मंदिर है, उस पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वहां भी अव्यवस्था हो जाती है। जहाँ भीड़ होगी वहां अव्यवस्था होगी। तो कहीं कहीं लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी किसी के, चाहे वो पुजारी साहब के हों या मंत्री जी के हों या मुतवल्ली साहब के हों। तो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से तो उसको हम इस ढांचे में नहीं, इस कोर्ट में लड़ने के लिए नहीं लाएंगे। हम तो सिर्फ इस कोर्ट में ये सवाल उठाने आए हैं कि जो संवैधानिक अधिकार हमारे हैं, जो राइट ऑफ फ्रीडम है हमारे संविधान में, वो सबको मिला हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबको मिला हुआ है। तो क्या ये जो एक्ट में चेंजेस आए हैं, ये हमारे उस राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे को वायलेट तो नहीं करते हैं? और अगर वायलेट करते हैं तो इसको रोक के सरकार को बताया जाए कि ये संवैधानिक तौर पर सही नहीं है या असंवैधानिक है। ये तो इस पर तो तुषार मेहता जी ने ये भी कह दिया कि ये एसेंशियल पार्ट है ही नहीं इस्लाम का। देखिए, अब भाई बहस में जो तर्क दिए जाते हैं, अब हर तर्क पे हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप मुसलमान हैं और आप हिंदू नहीं हैं, तो आप मुझसे 2 घंटे बहस कर सकते हैं इस बात पे कि मैं हिंदू हूं, और मैं आपको बहस करूंगा नहीं नहीं आप तो मुसलमान हैं, मुझे तो आपके चेहरे से लगता है कि आप मुसलमान हैं। तो बहस करने के लिए बहस की जाती है। उसका क्या आधार है? सवाल ये है कि अगर आप किसी मस्जिद को देखें तो आपको ये बात पता होगी कि ये मुसलमानों का स्ट्रक्चर है। अगर आप किसी कब्रिस्तान को देखें, अच्छा क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान भी हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो दूर से आपको पता लग जाएगा क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। तो अब हम इस पर बहस करें कि हम क्रिश्चियन कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर कि नहीं ये क्रिश्चियनों का नहीं है, ये सेकुलर कब्रिस्तान है। तो ये जो चीज है, देखिए उनका काम है डिफेंड करना गवर्नमेंट को, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार का इसमें मंशा है ना, उस पर प्रश्न है। इसलिए हम कोर्ट आए हैं और हमें उम्मीद है कि सीबीआई जिस तरीके से लेंदी प्रोसेस को सुन रहे हैं, रिलीफ मिलेगा और ये भी समझ में आएगा कि कौन सी चीजें संवैधानिक है और कौन सी चीजें असंवैधानिक है, जिसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और कोई इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है या ये लड़ाई धार्मिक है। ये लड़ाई धार्मिक बिल्कुल नहीं है। हम सब सेकुलर ताने बाने से बुने हुए हैं इस देश में। हर मुसलमान हिंदू के साथ खड़ा होता है, हर हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा होता है। और आज भी चाहे देश में जितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जब युद्ध होता है तो हर आदमी कहता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत के लिए लड़ने को तैयार हैं। मैं भी कहता हूँ, आप भी कहेंगी। तो जब सवाल इस बात का है कि जब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मजहबी लड़ाइयाँ वो लोग कराते हैं जिनको कुछ क्षणिक फायदे चाहिए होते हैं। तो हमें इसमें फंसना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि बाबा साहब के संविधान को मजबूती से थाम के ये देश आगे बढ़ सकता है, और यही एक रास्ता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड करेगी संविधान को, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा एक फैसला लेके आएंगे और उससे जो है देश के संविधान को मजबूती मिलेगी। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी परेशानियां हैं उनको समझेगी। तो आज कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि अंतरिम फैसले पर तो तुषार मेहता ने कहा है कि उस पर सोच विचार करके ही आपको फैसला देना चाहिए। देखिए, इतने लेंदी तौर पे सुन रहे हैं सीबीआई साहब इसको, तो मुझे ये उम्मीद है कि आज आए या आज वो फैसला रिजर्व करें, 1-2 रोज के अंदर अंदर कुछ ना कुछ एक फैसला आएगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी सरकारी वकील साहब ने जो है ये कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर कर देना चाहिए। हालांकि तुषार मेहता साहब ने कहा कि नहीं नहीं हम लोग ये नहीं चाहते। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए इसकी ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कुछ ना कुछ फैसला तो आएगा, क्योंकि इतनी लंबी बहस हो रही है। और मुझे ये बात की उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा वो संविधान बचाने के लिए आएगा, देश बचाने के लिए आएगा, और खास करके देश का भाईचारा बचाने के लिए आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया सरकार की तरफ से, उसके अगेंस्ट में पिटिशनर हमारे साथ डॉक्टर महराज हुसैन, जिन्होंने अपने तर्क दिए, अपने बातों को जिस तरह से रखा है। अब बहस अभी भी जारी है। क्या फैसला निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर यही है इन लोगों का कहना कि संविधान के तौर पर और देश के भविष्य पर जरूर उसका ध्यान रखना चाहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।